Good evening, everybody. I'm Priyanjali, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on psoriasis. Psoriasis, a condition in which skin cells build up and form scales and itchy, dry patches. Psoriasis is thought to be an immune system problem. Triggers include infection, stress, and cold. The most common symptom is a rash of the skin, but sometimes the rash involves the nails or joints. It can start at any age, but most often develops in adults between 20 and 30 years old and between 50 and 60 years old. It affects men and women equally. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about psoriasis and it types how we can prevent it, the kind of tests required for its diagnosis, the right treatment, and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Ravindra Dhabai, with the experience of almost a decade in qualified dermatologist in Jaipur, who completed his post-graduation MD. Later, he did certified training in aesthetic cosmetic dermatology. Overall, total experience of 21 years and took part in teaching of undergraduates as well. A warm welcome to Dr. Ravindra Dhabai. It's a pleasure, Doctor, to have you with us today as we are going to discuss about a very important topic, which is psoriasis. So first of all, Doctor, my first question, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये होगा, डॉक्टर, कि psoriasis क्या है? सोराइसिस को हम ऐसा समझ सकते हैं कि डिजीज प्रोसेस कुछ भी रहा होगा। जब हमारी स्किन नई बनती है, हमारी स्किन कंटिन्यूअसली जो है चेंज होती रहती है और हमें पता नहीं लगता, पर लगातार ये बदलती रहती है और नई स्किन आती रहती है। सोराइसिस में जो प्रक्रिया पूरे 1 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए स्किन के बनने से लेकर मेच्योर होने तक, वो 4 गुना तेजी से होने लगती है और मान के चले कि हफ्ते भर में ये पूरी स्किन बन के तैयार हो जाती है। तो आप ये हम समझ सकते हैं कि जब ये स्पीड इतनी तेज होती है, हफ्ते भर में आपकी स्किन बन जाती है, तो उसकी मेच्योरिटी पूरी नहीं होती, वो उतनी बहुत अच्छी तरह से चिपक नहीं पाती है और उसके फ्लैक जैसे उतरते रहते हैं। तो एक तरह से कच्ची पक्की स्किन होती है और उसके निशान जैसे आपके बन सकते हैं। बेसिकली सोराइसिस में आपकी बॉडी पार्ट्स में जो एक्सटेंसर सरफेसेज होती है, जैसे बैक है या कोहनी का एरिया, घुटने का एरिया, जहाँ पे ट्रोमेटिक सरफेस या एक्सटेंसर सरफेस अपन कह सकते हैं, ज्यादातर वो इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा सर में भी हो सकता है, जैसे अपन स्कैल्प सोराइसिस कह सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो ट्रीट नहीं हो सकती, परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सोराइसिस, वंस ए सोराइसिस पेशेंट इज ऑलवेज ए सोराइसिस पेशेंट। एक बार अगर सोराइसिस हो गया तो जिंदगी भर भी चल सकता है, परंतु अच्छी बात यह है कि बहुत थोड़े से ट्रीटमेंट से इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। राइट। तो हमारे आज के शुरुआती डिस्कशन में ही डॉक्टर ने ये एक बहुत ही साइन ऑफ रिलीफ हमारे व्यूअर्स को दे दिया है, ये कह के कि सोराइसिस का इलाज है और अगर आप समय पे इलाज करवाएंगे या अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो फिर डेफिनेटली देयर इज अ सोल्यूशन। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आपके लिए ये होगा कि कारण क्या है इसका, सोराइसिस का कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक आम आदमी के लिहाज से अगर अपन बात करें तो सोराइसिस का ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसे हम दूर कर सके। कारण ये होता है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है तो वो पूछता है कारण क्या है, तो उस कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ खाने में ऐसा कुछ हो गया या दवाई का रिएक्शन कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी हमें अपने या एनवायरमेंटल ऐसा कुछ है जिसे हम दूर कर सके और पेशेंट ठीक हो सकता है, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है। ये बहुत कुछ जेनेटिक्स रिलेटेड होता है, तो ऐसा कोई एक्सटर्नल कारण हमारे पास नहीं होता जिसे हम दूर कर सके या जिसको हम लगा सकें तो सोराइसिस को हम कंट्रोल कर पाते हैं। राइट। तो डॉक्टर, संभावना किस प्रकार के लोगों को होता है नॉर्मली सोराइसिस? जैसे कि आपने कहा कि जेनेटिकली हो सकता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ जाए। क्या छूने से भी फैल सकता है या किस प्रकार के लोगों को नॉर्मली चांसेस रहते हैं सोराइसिस होने का? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोराइसिस में सबसे बुरी बात मैंने आपको बता दी कि सोराइसिस एक बार होने के बाद में
जिंदगी भर चल सकता है। दूसरी इसमें अच्छी बात है, बाकी सब अच्छी अच्छी बातें हैं। अच्छी बात यह है कि 1/3 सोराइसिस पेशेंट्स होते हैं वो रेंडमली अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो जो कोई मेरे से ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गया, कोई कहीं कोई देसी दवाई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गया, परंतु 1/3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, जिन्हें जिंदगी में कभी भी नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि सोराइसिस कभी भी टच से नहीं होता, उसके साथ में रहने से बिल्कुल नहीं होता। आप अगर अ, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, तो सोराइसिस कभी भी आपको ऐसा नहीं है जैसे बाकी रैंडम पब्लिक में जैसे होता है वैसे ही सोराइसिस हो सकता है। तीसरी बात यह है, परिवार के मामले में देखें तो जैसे माँ बाप के अगर सोराइसिस है तो जरूरी नहीं है आपके बच्चे को सोराइसिस होगा। बहुत कम परसेंटेज ऐसे होते हैं जब सोराइसिस, बाकी आप सामान्य रूप से ये समझ सकते हैं कि आम पब्लिक में जितना सोराइसिस होता है उतना ही आपके परिवार में होता है। बहुत रेयरली ये देखा जाता है कि एक ही परिवार में 2-3 सदस्यों को सोराइसिस होता है। तो ऐसा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थोड़ा बहुत इसमें देखा जाता है, पर फिर भी बहुत लार्ज स्केल पे हम ये नहीं कह सकते कि सोराइसिस आपके परिवार में होता है। बाकी होने का इसमें ऐसा कोई कारण, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल कोई ऐसा फैक्टर होता नहीं है। पर एक बार होने के बाद कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे सोराइसिस किन चीजों से बढ़ सकता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सोराइसिस होने को हम नहीं रोक सकते, पर बढ़ने को हम फिर भी रोक सकते हैं। तो दो बहुत ही रिकॉग्नाइज फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, जिनका सीधा सीधा रिलेशन सोराइसिस की सीवियरिटी से हम जोड़ सकते हैं। तो ये सोराइसिस को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से, अल्कोहल लेने से सोराइसिस बढ़ सकता है। राइट। डॉक्टर, जैसे कि हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, वैसे मेडिकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ रही है। काफी सारी चीजों का, जिस चीजों का इलाज हमारे पास पहले नहीं था, अभी काफी सारे इलाज मौजूद है जो कि इजीली भी हो जाता है, पेनफुल नहीं होता है प्रोसेस। ऐसे भी काफी सारे प्रोसेस हैं मेडिकल साइंसेस में। तो सोरायसिस के ट्रीटमेंट से अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या ट्रीटमेंट अभी इस वक्त अवेलेबल है? देखिए, सोराइसिस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो बहुत पहले की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सिर्फ मॉइस्चराइजर्स, डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स और सैलिसिलिक एसिड और इन सब चीज़ों के अलावा हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता था। इसमें फोटोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। फोटोथेरेपी अल्ट्रावायलेट भी था, जैसे अपने लाइट, सूरज की रोशनी में कई तरह की रेज होती है। कुछ विजिबल रेज होती है जो हमारे को दिखाई देती है, कुछ अनविजिबल रेज होती है जैसे अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी। तो इन रेज को भी हम, स्पेशल लैंप्स होते हैं क्लिनिक पर हमारे हॉस्पिटल्स में, तो उनसे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी है, उसका बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर, पर ये ट्रीटमेंट थोड़े से महंगे होते हैं। अब कुछ नई दवाइयां आई हैं, बायोलॉजिक्स जिसको अपन बोल सकते हैं, जो कि मोलिकुलर लेवल पे सोराइसिस को ठीक करने का करती है। परंतु ये सब थेरेपीज अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि सोराइसिस को बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत थोड़ी सी दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। पर इसके लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी समस्या कब आती है, जब हम किसी नीम हकीम के पास पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि बिल्कुल हम जड़ से आपको उसको खत्म कर देते हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इस तरह के नीम हकीम जो होते हैं ना, वो स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। और स्टेरॉइड एक, बहुत सारी स्किन डिजीज में बहुत अच्छा रोल है स्टेरॉइड्स का, पर जैसे ही सोराइसिस में स्टेरॉइड को दिया जाता है, सोराइसिस बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। तो अगर अपन ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, सबसे जरूरी चीज है कि हम उस डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लें जो इसके बारे में सब कुछ समझता हो, जानता हो और इसको बिगड़ने ना दे। राइट। एज वी ऑलवेज से कि आप सेल्फ मेडिकेशन की ओर नहीं जाएं। हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद है आपको हेल्प करने के लिए, आपको बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए। सो द बेस्ट एडवाइस वुड बी सजेस्ट द नियरेस्ट एक्सपर्ट। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आपसे है कि आपने ऑलरेडी कहा कि ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, खाने पीने में भी कोई ऐसी चीजें हैं जो सोरायसिस को और भी खराब कर सकता है?
देखो अभी रिकॉग्नाइज्ड अगर फैक्टर में की बात मैं करूं तो बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि साइंस जो है वो एकदम परफेक्ट एविडेंस बेस्ड बात करता है। तो मेडिकल साइंस भी इसी तरह से अपन बात करें तो फिलहाल रिकॉग्नाइज दो ऐसे फैक्टर है। बाकी अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा होता है, आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका आपकी बीमारी पर असर पड़ता है। परंतु सीधा सीधा देखने में आता है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है तो उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता जी। डॉक्टर, क्या किसी भी तरह धूप, मतलब जो डेली सनरेज, जितने भी लोग हैं जो घर से आजकल काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया है। हम अक्सर लेट नाइट तक काम करते हैं और सुबह बहुत लेट से सो के उठते हैं। तो इस चक्कर में हमारे वो डेली जो सनरे जो हमें लेना है वो हम नहीं ले पाते हैं। तो क्या किसी भी तरीके से ये इफेक्ट कर सकता है सोरायसिस को? है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे सोराइसिस, सन रे जो है वो सोराइसिस में एज ए थेरेपी हम काम में लेते हैं। मैंने कहा अभी अल्ट्रावायलेट ए और जी। वायलेट बी जी। थेरेपी जो होती है वो सनरेज में भी बहुत सारी होती है। इवन एक्सपोजर टू सन इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट फॉर सोराइसिस। सो निश्चित रूप से इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। राइट। डॉक्टर, अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है तो नॉर्मली कितना लंबा होता है ये प्रोसेस? मेडिकेशन का प्रोसेस कितना लंबा होता देखिए सोराइसिस में जब मैंने अभी कहा ना कि सोराइसिस का पेशेंट कई बार सालों तक चलता है और कई बार लाइफ टाइम भी चल सकता है। ऑफ एंड ऑन, कुछ समय हुआ, कुछ समय के बाद मान लो वो बीमारी डोरमेंट हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, और महीने दो महीने बाद वापस आ सकती है। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि सोराइसिस में बहुत कोई एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सबसे जरूरी होता है फॉलो अप। आप किसी ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें जो बीमारी को अच्छे से समझता हो और मिनिमम दवाइयों से उसको कंट्रोल कर सकता हो। सोराइसिस में जो समस्याएं आती है, सबसे पहली तो आती है फ्लैक्स वगैरह बनते हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक सोशल स्टिग्मा बहुत बड़ा होता है। जब कोई निशान होता है तो थोड़ी सी परेशानी इसमें होती है। तो इस तरह के निशान जो होते हैं, सिंपल प्लेन वैसलीन जो हमारे घरों में अवेलेबल होती है या नारियल का तेल होता है, ऐसा कोई मॉइस्चराइजर लगा के भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। समस्या तब होती है जब सोराइसिस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तब हमें कुछ सिस्टमिक मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है। तब आप ये मान सकते हैं खुजली रोकने के लिए हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हम मिथोट्रिक्सेट वगैरह बहुत सारी अन्य दवाइयां भी काम में लेते हैं। आजकल पेपरमिलास्ट और ये एसिट्रिटिन, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो सोराइसिस को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम पेशेंट्स में सोराइसिस हम छोटे मोटे मॉइस्चराइजर से और बहुत हल्के फुल्के शैम्पू से हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। कोई डरने की बात नहीं होती। बहुत ज्यादा कभी किसी पेशेंट में होता है तो भी उसे हम दवाई देके आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। है? राइट। डॉक्टर, क्या हाइजीन का किसी भी तरीके से रिलेशन है सोरायसिस के साथ? देखिए वैसे तो हम हाइजीन को हर जगह पे जोड़ सकते हैं, पर बेसिकली हाइजीन इज रिलेटेड टू इन्फेक्शंस। तो निश्चित रूप से अगर हम टाइम पर अपने शरीर को साफ रखते हैं और प्रॉपर मॉइस्चराइजर अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी बीमारी को और बिगड़ने का मौका नहीं मिलता। राइट। डॉक्टर, एक और टर्म है जिसके बारे में हम सभी जानना चाहेंगे, विच इज सोराइटिक अर्थराइटिस। क्या मतलब है इसका? देखिए सोराइसिस में कई बार क्या होता है, सोराइसिस के साथ में आर्थराइटिस भी जुड़ा होता है। आर्थराइटिस मतलब आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। सोराइसिस के जो चिंजेज होते हैं आपकी स्किन में, वो आपके जोड़ों के अंदर भी आने लगते हैं, विशेषकर अपने जो घुटने के जोड़ होते हैं उसमें। पर यहाँ फिर मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ये परिस्थिति बहुत कम बार ऐसा होता है। नेग्लेक्टेड केसेस बहुत सारे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, या लंबे समय तक जिन्होंने स्टेरॉइड खाया होता है। और रेयरली कभी ऐसा होता है कि सोराइटिक आर्थ्रोपैथी या आर्थराइटिस सोराइसिस पेशेंट में डेवलप होता है। और इससे भी, जैसे आजकल बहुत सारी दवाइयां हैं जो सोराइसिस को भी ठीक करती हैं, और वही दवाइयां जो है सोराइसिस आर्थ्रोपैथी में भी काम करती है, जैसे मिथोट्रिक्सेट, उसे भी हम बड़े आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। राइट। डॉक्टर,
और भी कोई बॉडी का ऑर्गन हो जो सोराइसिस से अफेक्ट हो सकता है? देखिए बेसिकली तो मैक्सिमम पेशेंट्स में स्किन अफेक्टेड होती है, और आपके स्कैल्प में सोराइसिस हो सकता है, नेल्स अफेक्टेड होते हैं, नेल्स में थिकनिंग हो जाती है नाखून। और कई बार सोराइसिस जो होता है सिर्फ आपके पामोप्लांटा सोराइसिस होता है, जो सिर्फ आपकी हथेली और पलतली में ही होता है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा इसका सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट यूजुअली देखा नहीं जाता। ओके। वेल डॉक्टर, आई कैन सी कि हमारे पास कुछ लाइव व्यूअर्स से सवाल आ रहे हैं। सोफी पूछ रही है, एडवाइज एन इफेक्टिव मेडिसिन फॉर अ क्रॉनिक इची स्किन, टेनोवेट इज नॉट इफेक्टिव। देखो सबसे पहले तो क्रॉनिक इची स्किन है, उसका कारण हमें देखना पड़ेगा, वेदर इट इज अर्टिकेरिया और समथिंग ड्राइनेस और सम एलर्जी। तो राइट। आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ता है। टिनोवेट मैं तो यही कहूंगा कि किसी एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से राय लेकर ही इस तरह की दवाइयां लगानी चाहिए। और यहाँ आपके माध्यम से एक बात और मैं बताना चाहूंगा, टिनोवेट में स्टीरॉयड होता है। लंबे समय तक अगर हम स्टीरॉयड स्किन पे लगाते हैं तो आपकी स्किन को पतला कर देता है, फ्रेजाइल कर देता है, और वो बहुत सारी दूसरी बीमारियों से एक्सपोज हो जाता है। तो क्रोनिक इची कंडीशन में सबसे पहली जरूरत होती है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। और एंटी हिस्टामिन आप ले सकते हैं, जैसे सेट्रिजिन है, लोराटिडिन है, इस तरह की दवाइयां आराम से बाजार में मिल जाती है। इसके बाद भी अगर आपको ठीक नहीं होता तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। वेल, दैट वाज द बेस्ट सजेशन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट टुडे। हमारा अगला सवाल आ रहा है पूजा शर्मा की तरफ से, जो पूछ रही है, हाउ कैन आई सूद इरिटेटेड स्किन कॉज्ड बाय द कोल्ड वेदर? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोल्ड वेदर से आपकी स्किन ड्राई और इरिटेट क्यों होती है। गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता, सर्दियों में ऐसा क्या खास होता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम अपने जो एनवायरनमेंट में जितना भी पानी, भाप जो भी अवेलेबल होती है, तो वो, क्योंकि स्किन में नमी आपने देखा होगा, एनवायरनमेंट में नमी होती है, तो गर्मी के दिनों में ये नमी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर से वो भाप बन जाती है और एनवायरनमेंट में एक नमी का वातावरण बना हुआ होता है। सर्दी जहां भी होती है, जहां तेज सर्दी पड़ती है, वहां पर ये वाटर कंडेंस होके और मिट्टी में चला जाता है, आपने देखा होगा। जहां बहुत सर्दी पड़ती है वहां पे मिट्टी हल्की सी गीली रहती है, और इसकी वजह से होता है कि आपका एनवायरमेंटल जो मॉइस्चर है वो आपका मिट्टी में चला जाता है, आसपास की किसी भी सरफेस के अंदर वो बन के और जम जाता है, और इसलिए जो एनवायरमेंटल ड्राइनेस है वो फिर हमारी स्किन के अंदर से मॉइस्चर खींच लेती है और हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारी स्किन में मॉइस्चर कैसे रहेगा। तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो नहाने के बाद में जब हमारे शरीर पे थोड़ा बहुत पानी स्किन पे लगा होता है, थोड़ी सी स्किन नम होती है, सबसे जरूरी चीज तो ये होती है कि हमें बहुत जोर से तौलिए से रगड़ के साफ नहीं करना चाहिए, पैड ड्राई करना चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमारी स्किन में रहे। दूसरा, अब जो स्किन में मॉइस्चर है उसको हम वहां मेंटेन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कोई मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। तो इसमें बेस्ट अवेलेबल मॉइस्चराइजर, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिंपल ग्लिसरीन होती है। नहाने के टाइम पे थोड़ा सा ग्लिसरीन गुलाब जल मिला के लगा सकते हैं, या ग्लिसरीन को सीधा नहाने के तुरंत बाद आ, आप लेके शरीर पर लगा सकते हैं। तो ग्लिसरीन एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वो आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करता है। या फिर कोई आजकल लिक्विड पैराफिन, वैसलीन, इस तरह के मॉइस्चराइजर आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो स्किन का इरिटेशन तब डेवलप होता है जब स्किन ड्राई होती है। स्किन में मॉइस्चर रहेगा तो आपकी ड्राइनेस और इरिटेशन दोनों खत्म हो जाएगी। राइट। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल रोहित पूछ रहे हैं कि सोराइसिस जो है वो शरीर के किस पार्ट में होने का सबसे ज्यादा संभावना रहता है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, सोराइसिस बेसिकली कई तरह से हो सकता है। जैसे कुछ लोगों में स्कैल्प सोराइसिस होता है, जैसे अपने नॉर्मल डैंड्रफ होता है,
वही डैंड्रफ कई बार स्केली हो जाता है, हम देखते हैं वो डैंड्रफ बार बार शैम्पू लगाने से भी साफ नहीं हो रहा। तो वो हमारे लिए अगर कोई एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा जाए तो पता लगता है कि वो सोराइसिस है, ओनली स्कैल्प सोराइसिस, विच इज कन्फाइंड ओनली टू स्कैल्प। कुछ पेशेंट्स में पामोप्लांटर सोराइसिस होता है, जिसमें सिर्फ हथेली और पगतली में स्किन की थिकनिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रैक्स बनते हैं और फ्लैक्स से निकलते रहते हैं, तो वो होता है पामोप्लांटर सोराइसिस। ज्यादातर लोगों में सोराइसिस जो है एक्सटेंसर सरफेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोहनी के पास में, घुटने के पास में, या ट्रोमेटिक एरिया जहां पर स्किन रगड़ लगती रहती है, वहां पर सोराइसिस होगा। बैक में हो सकता है, कोहनी के आसपास हो सकता है, घुटने के आसपास हो सकता है, और शिन ऑफ टिबिया, आप सामने फ्रंट वाला जो पोर्शन है वहां पर हो सकता है सोराइसिस। तो डॉक्टर, अगर किसी को सपोज सोराइसिस नहीं है इस वक्त, तो क्या कोई अंदरूनी जांच करके हम पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई टेंडेंसी होगा सोराइसिस होने का या नहीं? देखिए, बहुत आगे का सवाल है ये। इस तरह की अव्वल तो जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा कि जिन दुनिया में 1% लोगों को सोराइसिस होता है, तो हमें ऐसी किसी जांच की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, पर ये सारे टेस्ट जो है रूटीन में काम में नहीं लिए जाते, क्योंकि या तो ये बहुत महंगे होते हैं या अवेलेबल नहीं होते। ऐसे किसी टेस्ट की आवश्यकता होती नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई पैच बन गया है ऑलरेडी और हमें पता करना है कि ये सोराइसिस है या नहीं है, या ये सोराइसिस बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए हम ऑलरेडी अगर कोई स्किन पे लीजन है उसकी बायोप्सी करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि सोराइसिस है या नहीं है। राइट। और डॉक्टर, एक और सवाल आ रहा है कियारा से, जो पूछती है, कैन आई यूज द सेम मॉइस्चराइजर फॉर बोथ डे एंड नाइट? कियारा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मॉइस्चराइजर की सबसे ज्यादा जरूरत हमें कब पड़ती है? सुबह, मॉर्निंग में। मैंने अभी कहा कि नहाने के बाद में जो स्किन में मॉइस्चर होता है, उसी मॉइस्चर को हमें रिटेन करना होता है। तो इसके लिए मॉइस्चराइजर आपको सुबह ही लगाना चाहिए। अगर आपके एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो आप शाम को भी लगा सकते हैं। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा, हम किसी भी टॉक शो में सुनते हैं, या बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें चेहरा बार बार धोना चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं आप चेहरा बार बार पानी से धोइए, उससे आपकी जो ऑयल स्किन है वो ठीक रहेगी, आपको पिंपल्स नहीं होंगे। बहुत बार ऐसा सुनते हैं। और हमारे आमतौर पर आउटडोर में हम देखते हैं कि सर्दियों में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फेस की स्किन की प्रॉब्लम्स होती सिर्फ इसलिए कि वो हर 2 घंटे में अपने चेहरे पे पानी से धोते हैं। तो हमें मिनिमम यूज करेंगे तो हमें मॉइस्चराइजर की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखेंगे तो हमारी स्किन में ऑलरेडी मॉइस्चराइजर होता है जो हमारी स्किन को फटने नहीं देता। जैसे आप देख सकते हैं, हमारी सोल्स होते हैं, हमारी पगतली होती है, वो फट जाती है, पर हमारी फेस की स्किन कभी नहीं फटती, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर दिया है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राइट। ये एक, आई थिंक, एक बहुत अच्छा सलाह था आज हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। एंड आई बिलीव आप सभी जो है इस सलाह को पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि काफी सारे लड़कियों के साथ आई हैव सीन कि ये प्रॉब्लम होता है। दे थिंक दैट कम उम्र में जो होता है नॉर्मली, कि हम जानते हैं सब कुछ, जो भी हमारे वीडियोस में हमें दिखते हैं, जो भी हमें एड्स में दिखते हैं, वो सभी सही है। बट विथ एज, विथ टाइम, आई थिंक डॉक्टर, ये हमें समझ में आता है कि जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं वो हमेशा सही होता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, डॉक्टर? एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर मेरी स्किन का टाइप क्या है, इज इट ड्राई और ऑयली स्किन। राइट। सबका प्रॉब्लम होता है। और मैक्सिमम का तो प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्टर माई स्किन इज ऑयली, व्हाट शुड आई डू? और मेरा जवाब ये होता है कि ऑयली स्किन इज हेल्दी। राइट। कहने का मतलब ये कि अगर आपके ऑयली स्किन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन को कोई डिजीज है और डिजीज आपको डिजीज प्रोन बनाएगा। ये एक तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके पिंपल्स होंगे, अगर आपके ऑयली स्किन नहीं है तो आपके पिंपल्स नहीं होंगे।
और बाकी सारी जो फेस पे हमारी प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं दिन भर चेहरे पे पानी डालना, पहले उसको फेस वॉश से धोएंगे, फिर उस आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, फिर उसमें मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, फिर 2 घंटे बाद फिर उसको धो लिया जाएगा। तो कुल मिला के हम हमारे चेहरे को एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बना लेते हैं। तो स्किन को जितना कम छेड़ा जाता है, एंड माइंड इट, ऑयली स्किन इज हेल्दी, ये कोई अनहेल्दी स्किन कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। Well, coming that from an expert brings a sign of relief, definitely. डॉक्टर, हमारा अगला सवाल पूछती है पूर्वी मेहरा, जो पूछ रही है, इज देयर एनी ऑर्गेनिक रेमेडीज फॉर ट्रीटिंग द सोरायसिस? देखो, रेमेडी का मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले कहा कि एक इस तरह की डिजीज है, एक बार होने के बाद जिंदगी में कभी भी हो सकती है। इसमें सारी रेमेडीज ऑर्गेनिक है। आपको सोराइसिस अगर है, आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर हमारे आपको बाजार से नहीं लाना है, तो आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली होती है, वो लगा कर भी आप काम चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा दवाइयों की इसमें जरूरत पड़ती है। राइट। वेल, हम आई थिंक समहाउ हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम इस कल्चर से बिलोंग करते हैं कि हमें मैक्सिमम चीजें जो हैं हमारे घर पे ही मिल जाते हैं, हमें बाहर मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो द थिंग्स आर ऑल अराउंड अस। अगेन वी ऑलवेज से कि एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और ऑफ कोर्स स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर आप जिएंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। डॉक्टर, क्या स्ट्रेस का भी सोराइसिस के साथ कोई रिलेशन है? स्ट्रेस हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद सोराइसिस। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपकी सोराइसिस ट्रीटमेंट करने के बाद भी बड़ा मुश्किल से पेशेंट जो है वो उसको इम्प्रूवमेंट आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है ना, उसको सोराइसिस हो गया और उसने सारा काम वाम छोड़ दिया, वो घर पे ही है। तो उस पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट भी करते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट वो नहीं कर पाता है। इसलिए हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि भाई, आप जो भी काम करते हो, आप अपना काम करते करते दवाई लोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये एक तरह से स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। सीधा सीधा है कि जितना आप रिलैक्स रहोगे, सोराइसिस आपको उतना ही कम परेशान करेगा। और सबसे बड़ी बात में मेरे साथ हुआ था, एक पेशेंट था मेरा, जिसको हमने ट्रीटमेंट किया। मैंने करीब 5-6 महीने तक ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद में मैंने उसको समझाया कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसके साथ बड़ी आराम से जी सकते हैं, और आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी, बहुत सारी दवाइयां भी नहीं खानी पड़ेगी। उस पेशेंट की जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। एक दिन पेशेंट सुबह सुबह आया और मेरे पे उसने बहुत जोर से गुस्सा किया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। तो मैंने पूछा कि भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? तो मेरे को डांटने लगा, आपने मेरे को सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी, और मेरी तो जिंदगी पता नहीं क्या होने वाला है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसने मेरे सामने एक अखबार रख दिया। उस अखबार में जो राइटर था, उसने लिखा हुआ था कि सोराइसिस का मरीज होता है, उसके पानी गिरने लगता है, मवाद गिरने लगती है, वो सड़ जाता है, और मेरे तो ये सब होने वाला है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिसने आर्टिकल लिखा था वो डॉक्टर नहीं था, वो कोई पत्रकार महोदय थे। उन्होंने इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेकर उसको छाप दिया। अब मैं उसको समझाता रहा, मेरे 6 महीने को मेहनत करके जहां मैं पेशेंट को रिलैक्सली उसको ठीक कर पा रहा था, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट था, वो एक दिन में सब बराबर हो गया। और मैंने देखा उसके बाद वो पेशेंट बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हम किसी भी ऐसी डिजीज के लिए अखबार, आप लोग इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर यूट्यूब पर जितने वीडियोस अवेलेबल होते हैं जो तो उनमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऐसी नहीं होती है जो हम अपने ऊपर अप्लाई कर सके। इसलिए जरूरी होता है आपको किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलके और इसके बारे में बात करनी चाहिए। और डेफिनेटली आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल, योगा, और अगर आप बहुत अच्छा कुछ ना कुछ खेलते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आपकी बीमारी आपको कभी परेशान नहीं करने वाली। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर, ये बहुत सही बात डॉक्टर आपने कही है। हम बहुत इजीली न्यूज़ पे भरोसा कर लेते हैं। अक्सर ये सबके साथ होता है, मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल सकती हूँ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हम बहुत इजीली न्यूज़ को
विश्वास कर लेते हैं न्यूज पे, पर प्लीज आप सभी क्रॉस चेक कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा आपके साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने लाइफ का ऑलमोस्ट आई थिंक मैक्सिमम टाइम सिर्फ इसके पीछे, इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने बिताया है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन वो रखते होंगे, इवन इफ इट्स 1%। तो प्लीज अपने एक्सपर्ट के पास जाएं। ऑल्सो डॉक्टर, हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो स्किन है, हमारी जो बाल है, ये मिरर है हमारी बॉडी के इंटरनल चीजों का। जो भी अंदर हो रहा है, हमें रिफ्लेक्शन हमारे स्किन में, हमारे बालों में दिखेगा इमीडिएटली। तो जिस मोमेंट आपको दिखता है, आप उसी मोमेंट जाए हमारे एक्सपर्ट के पास, ना कि उसे डिले करे, ना कि मन गढ़ंत बातों की तरफ ध्यान दे। यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। वेल, आज एक बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन हमने किया है हमारे आज के डॉक्टर के साथ। डॉक्टर, थैंक यू सो मच for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers, and I'm sure they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting psoriasis. And in case they get such symptoms, they know now what to do instead of self-medication. It's better to approach a nearby dermatologist. It was great to hear from you. We look forward to many more such sessions in the coming future. And thank you, viewers, for your excellent participation in today's session. Doctor, इससे पहले कि आज हम जाए, कोई टेक होम नोट आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? सबसे जरूरी चीज है कि हम जो भी करते हैं वो एक रेगुलर लाइफस्टाइल किसी भी डिजीज में हमें जरूरी होना चाहिए। हमारा खाना पीना, हमारा एक रेगुलर अपना टाइम टेबल हमारा होना चाहिए। और मैंने एक चीज देखी है, आपके किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, यदि हम सिर्फ सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें और नियमित योग प्राणायाम या दौड़ना शुरू कर दें, तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या वही खत्म हो जाती है। बस वो जो आधे घंटे का फर्क होता है सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के पहले अगर आप उठेंगे तो आप बहुत पॉजिटिवली अच्छा काम कर पाएंगे। तो हमें ये आदत बनानी चाहिए। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि, और सिर्फ जल्दी उठने से हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। हमारे किसी भी तरह के डिजीज हो, हम रिलैक्स रहते हैं। Well, so that was Dr. Ravindra Dhabai for us. Thank you so much once again, Doctor, for the word of advice. And thank you once again, viewers, for your participation for today's session. To get latest update on how to keep your skin healthy, do follow us on our FB page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Stay safe and stay healthy.